हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट होना ज़रूरी है और मोटिवेट होंगे हम एक मोटिवेशनल कोड के साथ में। तो दोस्तों, क्या कहता है हमारा मोटिवेशनल कोड? हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, हर एक नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की जो क्लास है हमारी वो है क्लास नंबर 3 यूनिट नंबर 2 वास्तविक अनुक्रम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वास्तविक अनुक्रम चल रहा था और वास्तविक अनुक्रम में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। जैसे कि अपन बात करते हैं, अनुक्रम के प्रकार पढ़े थे और अनुक्रम के बारे में कुछ पढ़ा, वास्तविक अनुक्रम के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा और उसके पहले भी अपन ने कुछ पढ़ा था, समुच्चय और फलन के बारे में पढ़ा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं वास्तविक अनुक्रम के ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक है हमारा अनुक्रम के परिबंध। जी हाँ दोस्तों, अनुक्रम के परिबंध काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब यहीं से अनुक्रम, जो अपना टॉपिक चल रहा था वास्तविक अनुक्रम, उसमें थोड़ी सी गहराई चालू हो जाएगी, थोड़ी सी डीपनेस। अभी जो अपन ने पढ़ा वो तो बेसिक था और थोड़ा सा ऊपर ऊपर से था, लेकिन यहाँ से अपना जो टॉपिक है वो काफ़ी अंदर से गहराई से चालू हो जाएंगे, काफ़ी डीपली है। अब बात करते हैं अनुक्रम के परिबंध की। किसकी? अनुक्रम के परिबंध। अब ये अनुक्रम का परिबंध क्या है? ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अनुक्रम, और अनुक्रम की जब भी अपन बात करेंगे तो अब अपने पास सामने आना चाहिए वास्तविक अनुक्रम एक्सएन का सिंबल हमारे पास में आना चाहिए जब भी अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अनुक्रम के जो परिबंध हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सिंपल, सबसे पहले अपन क्या है कि थोड़ा सा नॉर्मल बेसिक के रूप में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको। उसके बाद में अपन क्या है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी समझेंगे इसको थोड़ा सा। लेकिन पहले अपन नॉर्मल बात कर लेते हैं कि अनुक्रम के जो परिबंध है, अनुक्रम के परिबंध हैं, बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस है, वो कितने प्रकार के होते हैं? भाई, अनुक्रम के जो परिबंध है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं? तो अपन बात करते हैं सिंपल अनुक्रम। अनुक्रम का क्या है? अनुक्रम का होता है अपने पास निम्न परिबंध। तो निम्न परिबंध की बात करते हैं तो अपना जो पहला प्रकार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, और अनुक्रम का जो निम्न परिबंध है ये, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है अपना वो है अनुक्रम का उच्च परिबंध। तो ये अपने दो इसके प्रकार हैं परिबंध के। अनुक्रम का उच्च परिबंध है और अनुक्रम का निम्न परिबंध पढ़ लिया। पढ़ेंगे अपना अनुक्रम का उच्च परिबंध। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अनुक्रम का एक तो क्या है, लोअर बाउंड है, एक है अपने पास अपर बाउंड। ठीक है, तो अपन ने इनके प्रकार को देख लिया। ठीक है, लेकिन अब समझते हैं थोड़ा सा बेसिक, और अपन जानते हैं कि आखिरकार अनुक्रम का निम्न परिबंध क्या चीज़ है और अनुक्रम का उच्च परिबंध क्या चीज़ है। तो ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अपन ने नॉर्मल देख लिया कि अनुक्रम के जो परिबंध है दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अब देखते हैं इनमें डिफरेंस। ठीक है, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन खींच देते हैं अपन। लाइन खींचने के बाद में अपन एक तरफ हेडिंग डाल देते हैं टॉपिक की, और वो है अपना अनुक्रम का निम्न परिबंध। ठीक है, सबसे पहले डालते हैं अपना निम्न परिबंध, बाउंडनेस, लोअर बाउंडनेस। ठीक है, तो ये अपना निम्न परिबंध हो गया। इधर डाल देते हैं अपन, क्या डाल देते हैं, उच्च परिबंध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। सिंपल अपन ने दोनों में डिफरेंस अपन को अगर देखना है तो सिंपल अपन डिफरेंस कैसे देखेंगे, इस प्रकार देखेंगे, और यहाँ पे इसको अंडरलाइन अपन कर देते हैं। तो अपन इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन,
निम्न परिबंध और उच्च परिबंध को समझने के लिए। कैसे लेंगे? मान लो, ठीक है, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि अपन एक रूम लेते हैं, जैसे कि ये अपना एक रूम है, ठीक है, स्क्वायर टाइप में, या फिर अपन आयत भी बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार का अपना रूम है, यहाँ अपन इसके अंदर बैठे हैं। तो मैं बात करता हूँ, अपने ऊपर छत है और नीचे की तरफ छत है, यानी कि अपन देखें तो उस कमरे में अपन ना तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ना ही नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये चीज़ हो गई कि भाई अब तो ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे अपना अपर बाउंड और लोअर बाउंड मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तो एक बाउंडनेस हो गई, हम तो परिबद्ध हो गए, ना तो ऊपर जा सकते हैं ना ही नीचे जा सकते हैं। उसी प्रकार अनुक्रम के दो परिबंध होंगे, निम्न परिबंध, उच्च परिबंध। जिस प्रकार हम नीचे नहीं जा सकते, वो मतलब ये हो गया कि इस लाइन से अपन नीचे नहीं जा सकते, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ये हमारे लिए हो गया निम्न परिबंध। इस लाइन से अपन ऊपर नहीं जा सकते, तो ये हो गया अपना उच्च परिबंध। ठीक है, तो अपन समझते हैं अनुक्रम का जो निम्न परिबंध है वो क्या है। सिंपल सी बात है। तो अब परिबंध बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे? अपन बात करते हैं सिंपल किसके लिए? एक्स एन के लिए बात करते हैं। और एक्स एन क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास एक्स एन है वास्तविक अनुक्रम है हमारे पास। जो हमारे पास ये अनुक्रम है वो हमारे पास क्या है? वास्तविक अनुक्रम है। ठीक है, और इसी के साथ हमने क्या माना? इसी के साथ हमने माना एक वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या इसी के साथ हमने मानी, एक वास्तविक संख्या के हमने मान ली। एक वास्तविक संख्या स्मॉल के की बात करते हैं। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ है आपको एक एक क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका भी कारण दिया जाएगा कि हमने स्मॉल के ही क्यों माना। ठीक है, पहले मान लेते हैं एक वास्तविक संख्या के। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ बराबर लगा देते हैं, चलो यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू के, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं माना। ठीक है, मान लिया हमने ये चीज़। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा? हमने ये कहा कि एक्स एन है अपने पास वास्तविक अनुक्रम, और हमने ये मान लिया कि जो एक्स एन है उसके लिए, इस एक्स एन के लिए एक वास्तविक संख्या के हमने जो मानी है वो क्या हो जाएगी? इसका निम्न परिबंध कहलाएगी। हमने ये मान लिया कि जो स्मॉल के अपने मानी, स्मॉल के नाम है इसका, स्मॉल के जो अपन ने माना ये क्या हो जाएगा? इस अनुक्रम एक्स एन का निम्न परिबंध हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा? ऐसे थोड़ी हो जाएगा। लेकिन हमने तो मान लिया भाई, हमने मान लिया कि ये इसका निम्न परिबंध होके रहेगा। तो चलो ठीक है, हमने मान लिया भाई कि निम्न परिबंध हो गया इसका के। तो हमने तो इसको थ्योरेटिकल रूप में तो कह दिया कि एक्स एन हमारा एक वास्तविक अनुक्रम है। ठीक है, और एक वास्तविक अनुक्रम एक्स एन है। तब क्या है? एक वास्तविक संख्या के मानी हमने, और वो वास्तविक संख्या के है वो अनुक्रम एक्स एन का निम्न परिबंध है, ये मैंने कह दिया। लेकिन इसको अपन मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकली कैसे शो करें कि ये अपना निम्न बाउंड है, लोअर बाउंड है? तो इसको अपन इस प्रकार शो कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अपन इसको इस प्रकार शो करेंगे कि मान लो अपने पास ये स्मॉल के है, ये स्मॉल के है, ये स्मॉल के है अपने पास। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझिए क्योंकि मैथमेटिकल प्रूफ है, ये मैथमेटिकल जो इंडक्शन है वो ज़रूरी है। मैथमेटिकल जो यहाँ पे अपन प्रदर्शन करेंगे वो ही ज़रूरी है थ्योरम्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। मान लीजिए स्मॉल के अपन ने यहाँ पे माना, अगर ये इसका निम्न परिबंध है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। कैसे? ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक्स एन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन इक्वल टू का चिन्ह भी लगा देंगे। उसके बाद में कोमा लगाकर दाल पूड़ी सब्जी। आपको कुछ याद आ रहा हो तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। ये तो हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। अब एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रही हो तो मैं आपको बताऊं क्या चीज़। वो ये है कि मैंने यहाँ पे स्मॉल के को इस प्रकार लिख दिया गणितीय रूप में। तो ये क्यों लिख दिया? ये जो चिन्ह है यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्मॉल के है वो एक्स एन से क्या है, छोटा है और उसके बराबर है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो ये स्मॉल के अपन ने जो माना है वो अनुक्रम एक्स एन, वास्तविक अनुक्रम एक्स एन का निम्न परिबंध है। अर्थात जो एक्स एन है वो स्मॉल के बराबर हो सकता है लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा, यानी कि उससे बड़ा ही होगा। ये चिन्ह ये तो कह रहा है कि ये इसके बराबर हो सकता है एक्स एन, या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उसके नीचे नहीं जा सकता। तो ये हम कहना चाह रहे हैं ये इसका निम्न परिबंध है, निम्न परिबंध है। और एक बार समझाते हैं। एक डायग्राम ले लेते हैं। मान लो ये डायग्राम ले लिया अपन ने, ठीक है। ये डायग्राम ले लिया और अपन ने कह दिया कि ये जो लाइन है अपनी वो क्या है, अपने पास स्मॉल के है, अपने पास ये लाइन है वो स्मॉल के है। अब भाई साहब मैंने इसको स्मॉल के बता दिया तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता, इसके बराबर में आ सकता हूँ, इससे ऊपर जा सकता हूँ। बस वही कहना चाह रहा है ये सिंबल। बस इतना सा याद रखना है अपने को, और इससे ज़्यादा और इस टॉपिक में और कुछ है भी नहीं। बस यही था इसके अंदर, समझ लिया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अपन चलते हैं उच्च परिबंध में, अपर बाउंड में। किसका? अनुक्रम का। वही अपने पास माना अनुक्रम एक्स एन है अपने पास, एक क्या है, वास्तविक अनुक्रम है अपने पास, रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम है। और यहाँ पे भी अपन ने क्या करा, अपन ने एक वास्तविक संख्या को मानी। यहाँ पे एक वास्तविक संख्या मानी। यहाँ पे कुछ भी हो सकती है कोई संख्या, कोई भी क्वेश्चन के लिए अपन अलग अलग जो संख्या होगी वो होगी, लेकिन अपन एक के वास्तविक संख्या मान के चल रहे हैं। यहाँ पे अपन मानेंगे, यहाँ पे स्मॉल के मान लिया, यहाँ पे अपन कैपिटल के ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन कैपिटल के का उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये क्या कहना चाह रहा है, एक वास्तविक अनुक्रम है और इस वास्तविक अनुक्रम का उच्च परिबंध एक वास्तविक संख्या के होगा यदि, कैसे होगा उसको अपन किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, किस में, मैथमेटिकल गणितीय रूप में। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, एक्स एन हमारे पास है और ये क्या होगा, एक्स एन होगा, इस कैपिटल के से क्या होगा, छोटा होगा और इसके बराबर हो सकता है। बस सिंपल सी बात है। अर्थात अपन अगर उच्च परिबंध की बात करते हैं तो भाई ये कह सकते हैं हम कि एक्स एन है वो कैपिटल के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके छोटा ही रहेगा। अर्थात ये छोटा क्यों रहेगा, क्योंकि ये इसका उच्च परिबंध है, अपर बाउंड है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे वही बात है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार अपन इसको और थोड़ा सा अंडरलाइन यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और अपन बात करते हैं सिंपल यहाँ पे कि ये तो इतना लिख दिया अपन ने, उसके बाद इसको अगर अपन डायग्राम के माध्यम से इसी तरह समझें तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे एक मान लेते हैं यहाँ पे अपर बाउंड, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक अपर बाउंड माना, इसको नाम दे दिया कैपिटल के, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे जो अपना अनुक्रम एक्स एन है वो इस कैपिटल के को पार नहीं करेगा। आगे बात समझ में, मतलब इसको पार करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, इसके नीचे नीचे रहेगा। अर्थात कैपिटल के इसका उच्च परिबंध है। बस सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ समझने लायक भी है भी नहीं, कंप्लीट। बस तो यही था इसके अंदर, मतलब दोनों टाइप आपको समझ में आ जाना चाहिए। अनुक्रम का जो परिबंध है, अनुक्रम का जो बाउंडनेस है वो अपने समझ में आनी चाहिए कि अनुक्रम की बाउंडनेस दो प्रकार की हो सकती है, निम्न परिबंध, उच्च परिबंध, ठीक है। निम्न परिबंध का मतलब अनुक्रम एक्स एन होगा वो इसके नीचे नहीं जा सकता, और उच्च परिबंध का मतलब है अनुक्रम एक्स एन होगा वो कैपिटल के से ऊपर नहीं जा सकता। अर्थात एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जो परिबंध होगा अपना, अनुक्रम होगा, वो इन दोनों के बीच में रहेगा, कैपिटल के और स्मॉल के बीच में रहेगा। लेकिन उस चीज़ को क्या कहेंगे अपन आगे समझते हैं। मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो जाएगा, इतना तो आपके क्लियर हो गया होगा बस। तो आगे चलें अपन, तो चलते हैं, आगे चलते हैं अपन।
इतना अपना क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे चल लेंगे भाई, अब क्लियर है तो आगे चलें। तो फिर आगे चलते हैं अपना, आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया उच्च परिबंध और निम्न परिबंध का। तो हमारे पास एक और अनुक्रम का टाइप आता है। मैंने आपसे कहा था कि जो अपना वर्धमान ह्रासमान अनुक्रम है वो तो उसके बेसिक टाइप हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई अनुक्रम के टाइप मिलेंगे अपन को। उसी प्रकार एक अलग टाइप का अपन को सीक्वेंस मिला है, उसका नाम क्या है? नाम बड़ा विचित्र है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। परिबद्ध अनुक्रम, इसका नाम है परिबद्ध अनुक्रम। बाउंडेड सीक्वेंस है इसका नाम, परिबद्ध अनुक्रम इसका नाम है। और काफ़ी अच्छा नाम है। नाम चाहे कैसा भी हो लेकिन काम इसके बड़े हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस में आपको जितने भी रियल यानी वास्तविक अनुक्रम के जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें 100% हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। ये हर एक क्वेश्चन में परिबद्ध अनुक्रम है वो हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है, या फिर ये मान लो कि आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि इस अनुक्रम को परिबद्ध अनुक्रम सिद्ध करो, प्रूफ करो। तो उसके लिए अपन को ये पता भी होना चाहिए कि परिबद्ध अनुक्रम को प्रूफ करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी शर्तें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझते हैं भाई, समझ लो इस चीज़ को। अब एक बार अगर आपको समझाने की कोशिश करूं मैं, तो परिबद्ध अनुक्रम का मतलब क्या है? परिबद्ध का मतलब क्या है? बाउंडेड। और बाउंडेड का मतलब अभी अपन ने समझ लिया ऊपर कि बाउंडेड तो भाई साहब जब ही होगा जब उसका उच्च परिबंध और निम्न परिबंध दोनों उपस्थित होंगे। अब भाई साहब अगर आपने ये समझ लिया, उच्च परिबंध और निम्न परिबंध अपन ने समझ लिया, तो बाउंडेड का मतलब तो अपने आप को समझ में आ जाना चाहिए। भाई बाउंडेड जो परिबद्ध है उसका मतलब तो अपने आप समझ में आना चाहिए। वो कैसे? बात करते हैं यहाँ पे। माना यहाँ पे भी क्या मानते हैं अपन भाई, अब अनुक्रम x है ना हमारा, ठीक है, वो क्या है? एक वास्तविक अनुक्रम है। ठीक है, वास्तविक अनुक्रम है। तो एक अनुक्रम वास्तविक अनुक्रम xn है, एक वास्तविक अनुक्रम xn क्या कहलाता है? बाउंडेड कहलाता है, परिबद्ध कहलाता है। यदि परिबद्ध कहलाता है, यदि कब कहलाएगा? परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, मतलब जो अपना वास्तविक अनुक्रम xn है वो परिबद्ध अनुक्रम परिबद्ध कहलाता है। यदि वो कब कहलाएगा? जब इस नियम का फॉलो करेगा। किस नियम का फॉलो करेगा? भाई जो नीचे लिख रहे हैं उसको देखो तो सही एक बार। इस नियम का फॉलो करेगा, स्मॉल के। भाई साहब आप तो खुश हो गए होगे इसको देखते हुए, क्योंकि भाई ये तो अपन ने पढ़ लिया। वो का वो कॉन्सेप्ट है, वो का वो चिपकाया हुआ है कॉन्सेप्ट, वो का वो है। मतलब क्या समझ में आया इस गणितीय रूप से हमें? भाई साहब ये तो इस गणितीय रूप से हमें ये समझ में आ रहा है कि निम्न परिबंध और उच्च परिबंध जिसमें मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे, वो कहलाएगा परिबद्ध अनुक्रम। बस यही कहना चाह रहा है ये। जिसमें निम्न परिबंध और उच्च परिबंध दोनों मौजूद होंगे वो अनुक्रम, वो वास्तविक अनुक्रम क्या कहलाएगा? परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। बस अपन को कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी थ्योरम्स आएगी, अगर उसमें अपन बोलेगा कि किसी भी अनुक्रम को परिबद्ध अनुक्रम प्रूफ करो, तो हम क्या करेंगे? उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को निकाल के दे देंगे, शो कर देंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि ये कैसा अनुक्रम है, एक परिबद्ध अनुक्रम है। बस ये कॉन्सेप्ट था इसका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। किसका? बाउंडेड सीक्वेंस का। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी। लेकिन इसी रूप में इस बाउंडनेस को, इस परिबद्धता को अपन एक और रूप में समझते हैं। वो कैसे? ठीक है, तो इसके लिए क्या करा मैंने, क्या करा? इस बाउंडनेस के सिद्धांत को यानी परिबद्धता के सिद्धांत को अपन ने एक अलग तरीके से समझा। वो कैसे? एक बार और देखते हैं। चलो एक बार और देखते हैं कैसे। माना अपन ने एक नोट लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? एक नोट।
और वो भी 2000 का नोट है। ये कितने हज़ार का नोट है? 2000 का नोट है और काफ़ी महंगा नोट है भाई। हमने क्या करा, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, और काफ़ी गहराई से समझना इस चीज़ को। देखते हैं हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट तरीके से। क्या करा हमने? माना कैपिटल एम एक धनात्मक संख्या है। कैपिटल एम एक क्या है? पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। तो भाई मानने में क्या जा रहा है? मान लेते हैं भाई एक धनात्मक संख्या है। नोट की बात कर रहे हैं अपन, एक स्पेशल नोट की बात कर रहे हैं अपन। माना एम एक धनात्मक संख्या है और ये नोट किसके लिए है? ये अनुक्रम के जो परिबंध है ना, बाउंडनेस, उसको समझाने का एक पैटर्न है, ये मान लो आप। ठीक है, तो एम क्या है? एक धनात्मक संख्या है, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, तो अगर एम एक क्या है? धनात्मक संख्या है, और मैं आपसे कहूँ कि इस धनात्मक संख्या का क्या है, ये जो अपनी धनात्मक संख्या है, इस धनात्मक संख्या का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस की बात करें अपन, अस्तित्व की बात करें, किसके? अस्तित्व की बात करें, एग्जिस्टेंस की बात करें, अगर वो इस प्रकार हो, थोड़ा सा गहराई से समझना इस चीज़ को, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। भाई माना हमने एक चीज़ मानी, हमने क्या माना? एम एक धनात्मक संख्या है, और उस धनात्मक संख्या का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस इस प्रकार हो। इस प्रकार को मतलब किस प्रकार हो? नीचे देखिए मैं जो लिख रहा हूँ, इस प्रकार हो। मॉडुलस एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम, और पूरी सब्जी की भांति फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा के एम का जो मान है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपके दिमाग की बत्ती जली और आपने कहा, भाई साहब रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ से लिख दिया? मॉडुलस एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, कैपिटल एम, ये कहाँ से लिख दिया आपने? ये तो समझाओ हमको। तो मैंने क्या कहा आपसे, शुरू में हमने कह दिया था कि हमने माना है ये चीज़, हमने मानी है ये चीज़, और मान के हमने क्या लिख दिया? एम एक पॉजिटिव नंबर है और उसका अस्तित्व किस प्रकार है? इस प्रकार है। अगर मान लो उसका एग्जिस्टेंस है, अगर इस प्रकार अपन कह देते हैं मॉडुलस एक्स एन, क्या है मॉडुलस एक्स एन? मॉडुलस एक्स एन, अगर मॉडुलस एक्स एन की प्रति बात करें तो ये लेस देन है। ठीक है, मॉडुलस एक्स एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। अगर कैपिटल एम की बात करें, थोड़ा सा इस चिन्ह को भी समझिए, मतलब इसको अपन लेस देन कब बोलते हैं और इक्वल टू कब बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो एक्स एन है वो कैपिटल एम से छोटा है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो मॉडुलस एक्स एन से बड़ा है, तो मैं कैसे बोलूँगा? देखो, मॉडुलस एक्स एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ मॉडुलस एक्स एन लेस देन इक्वल टू एम बोलेंगे, लेकिन अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको, मतलब जो अपना कैपिटल जो एम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है मॉडुलस एक्स एन के, तो यहाँ पे एम के लिए ग्रेटर और एक्स एन के लिए लेस देन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस चिन्ह को भी थोड़ा समझ में ध्यान से रखना। बाकी अगर बात करें, बस वही बात आ जाती है कि अपन ने इसको ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो इसका आपको कारण मिलेगा 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 भाई। अपना जो मॉडुलस है, अगर आपको इसको ओपन करना आता है, खोलना आता है, तो ठीक है, लेकिन आज इसको खोलते हैं और कारण पता करते हैं कि हमने आखिरकार इस चीज़ को ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा क्यों माना कि एम एक धनात्मक संख्या है और उसका अस्तित्व इस प्रकार है, तो हमने इस चीज़ को क्यों माना। ठीक है, आइए जानते हैं। तो मॉडुलस का अगर आपको ओपन करना आता है, प्रसार करना आता है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो मॉडुलस जो एक्स एन है उसको अपन इस प्रकार लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें, और अगर समझ में आ जाए तो समझ लीजिए मैं कहाँ बात को जोड़ना चाह रहा हूँ। देखो एक बार समझ में कुछ आ रहा हो
तो समझ लो कहाँ मैंने बात को लिंक कर दी है। भाई साहब बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने। मतलब यहाँ पे जो अपन बात, इसको मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक जो भी आज के लेक्चर मैंने पढ़ा है उसका कंक्लूजन मान लो ये। अगर आधे सौ बच्चों को समझ में तो वैसा आ गया होगा कि मॉडुलस एक्स एन को हम इस प्रकार खोलते हैं। पहले तो ये समझ लो कि जो मॉडुलस एक्स एन है उसको हम इस प्रकार खोल सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, माइनस का कैपिटल एम, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन और लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो उसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं मॉडुलस में। तो इस मॉडुलस को हमने क्यों लिखा और ये सब रामायण हमने क्यों लिखी, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो एक्स एन है अपना उसमें बात करें, एम एक धनात्मक संख्या है तो एम के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पे माइनस जो एम है वो इसका निम्न परिबंध हो गया, और जो कैपिटल एम प्लस में पॉजिटिव है वो इसका अपर बाउंड हो गया, उच्च परिबंध हो गया। बस इसी कारण से मैं आपको ये रामायण बता रहा हूँ। और जो अपन ने बाउंडनेस का जो कहानी समझी थी स्मॉल के और कैपिटल के रूप में, वही कहानी मैंने क्या करा, मैंने एक एम एक धनात्मक संख्या मानी। यहाँ भी अपन ने जो स्मॉल के कैपिटल के मानी थी वो धनात्मक संख्या ही थी, पॉजिटिव नंबर ही थे। तो वहाँ पे मैंने क्या है एक ही पॉजिटिव नंबर मान लिया कैपिटल एम, और मैंने उसका एग्जिस्टेंस अस्तित्व इस प्रकार शो कर दिया, मॉडुलस एक्स एन और लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये मैंने मान लिया। लेकिन हम मॉडुलस को जब खोलते हैं तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो माइनस एम है वो इसके निम्न परिबंध की भांति कार्य कर रहा है, और जो पॉजिटिव एम है वो इसके अपर बाउंड की तरफ, यानी कि अपर बाउंड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि यहाँ पे जो एम माइनस एम है उसका क्या हो जाएगा, निम्न परिबंध। बस मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था, बस निम्न परिबंध और उच्च परिबंध को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गए तो थ्योरम्स का यह मान लो सफाया होना फिर तय है, सफाया होना तय है। ये भाई क्या है, उच्च परिबंध है। क्योंकि थ्योरम्स में जब कॉन्सेप्ट आते हैं सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और एक एक चीज़ अगर आप समझेंगे अब ध्यान से तो थ्योरम्स को अपन उड़ा देंगे। ठीक है, तो इतना है अपना, समझ लिया अपन ने कॉन्सेप्ट। तो अब तो आपके मेरे हिसाब से बाउंडनेस जो शब्द है, परिबंध जो शब्द है, वो आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और परिबद्ध अनुक्रम भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब परिबद्ध अनुक्रम का मतलब अब आपके समझ में आ गया होगा कि जिसकी निम्न परिबंध और उच्च परिबंध दोनों उपस्थित हों तो वो क्या हो जाएगा, अपना परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी अपनी ख़त्म होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। और इसी कहानी को ख़त्म करने के साथ साथ अपन एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं, किसकी, वास्तविक जो सीक्वेंस अपना चल रहा है टॉपिक, उसी के अंतर्गत अपन एक और नया टॉपिक लेते हैं, अपना एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वो नया टॉपिक क्या है वो देखते हैं अपन। अब अपना जो नया टॉपिक है वो है हमारा अनुक्रम का परिसर। हमारा जो नया टॉपिक है वो है अनुक्रम का परिसर। लिखते हैं, चलो अब नोट डाउन करते हैं उसको। क्या है हमारा अगला टॉपिक, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अनुक्रम का परिसर। अब जितने भी जो टॉपिक हैं सारे गोल्डन टॉपिक हैं। गोल्डन टॉपिक का मतलब सारे इम्पोर्टेंट हैं, और एक एक चीज़ का मतलब समझ में आपको आना चाहिए, एक एक चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे शब्दों का खेल है बस रियल एनालिसिस में। अगर आपको एक भी शब्द का मतलब पता नहीं है तो आप थ्योरम्स में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। यही तो कहानी है किसकी, रियल एनालिसिस की। ठीक है, वास्तविक अनुक्रम की तो यही तो कहानी है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड पेपर पड़ता है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन अपना जो ये पेपर था इसी सेकेंड ईयर का पेपर है, उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें ओनली फॉर मेथड चलते हैं, मेथड के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको एक वीडियो लेक्चर आपने देखा, अगर पिछला वीडियो लेक्चर आपका क्लियर नहीं है
तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। बस ये इसकी खासियत है। तो अपन बात करते हैं अनुक्रम का परिसर की। तो यहाँ पे बात करते हैं अनुक्रम का जो परिसर है, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस है, वो क्या चीज़ है। ये नया टॉपिक है थोड़ा सा। तो पहले तो क्या है कि आप थोड़ा सा जो अपना पिछला टॉपिक था उससे बाहर निकलिए। अपना जो परिबंध का जो बाउंडेंस का जो टॉपिक था उससे ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। वैसे अब सारी चीज़ें हैं वो रिलेट होने वाली हैं, थोड़ी थोड़ी मिलने लगेगी आपस में, लेकिन थोड़ा सा उसको आप क्लियर रखना, मिलने ना देना, बस यही तो कोशिश है अपनी। तो अपना जो अगला टॉपिक है अनुक्रम का जो परिसर है, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस है, उसको अपन पढ़ते हैं। और सीधा सीधा मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। सीधा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। वो कौन सा एग्जाम्पल? यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक सीक्वेंस है अपने पास xn। ये कैसा है? वास्तविक सीक्वेंस है। इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल -1 की पावर n, और ब्रैकेट लगा देता हूँ। थोड़ा सा समझना, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको गहराई से। और सिंपल अगर इसको अपन लिखें xn इक्वल टू -1 की पावर n, इस प्रकार हम इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इतना तो आराम से अपन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना अपन आराम से लिख सकते हैं। तो क्या करा अपन ने, मान लिया एक xn सीक्वेंस है, उसका जो मान है वो कितना है, -1 की पावर n है, और xn इक्वल टू -1 की पावर n है। समझना अनुक्रम का परिसर, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझें इस चीज़ को। तो xn इक्वल टू -1 की पावर n है। अब यहाँ पे इस चीज़ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा अपन को, तो क्या करते हैं अपन, n के मान रख देते हैं। रख दो तो भाई, रखो भाई। अपन ने क्या करा, n बराबर 1 रख दिया, तो हमें क्या मिला, x1 इक्वल टू, हमने देखा हमें -1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने जब n बराबर 2 रखा तो हमें x2 इक्वल टू हमें +1 मिला। लेकिन हम रुके नहीं, हम लगे रहे, n बराबर 3 x3 रख दिया, हमने -1 प्राप्त किया। और n बराबर 4 भी हमने रख दिया, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है। हमने क्या करा, n बराबर 4 भी रख दिया, तो हमने देखा कि ये तो वापस +1 आ गया। और तो भाई साहब हम तो रखते चले गए यहाँ पे, और रखते चल, आप रुको ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या मिलता रहेगा, आपको इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सीक्वेंस की, एक अनुक्रम की बात करूं, तो -1 +1 -1 +1, इस प्रकार ये अनुक्रम चलता रहेगा। अब तक मैंने आपको कुछ नहीं समझाया अनुक्रम के परिसर के बारे में, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उससे मेरे हिसाब से आपके धीरे धीरे क्लियर होने लगे आप। क्यों? मैंने एक एग्जाम्पल लिया सिंपल, xn इक्वल टू -1 की पावर n, xn इक्वल टू -1 की पावर n लिया, और मैंने n बराबर 1 2 3 4 रखा। सिंपल, x1 बराबर -1 मिला, x2 इक्वल टू +1 मिला, x3 इक्वल टू -1, x4 इक्वल टू +1। अर्थात अपन कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो तो -1 से +1 के बीच में है। अरे इसकी वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और अपन क्या है कि इसको किससे समझते हैं, समुच्चय समझते हैं, सेट से समझते हैं इसको अपन। सिंपल भाई साहब, मैंने क्या करा, मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये वो अपन ने ए समुच्चय ले लिया, ये बी समुच्चय ले लिया। इसमें अपन ने क्या करा, इसमें अपन ने जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैं बात करता हूँ 0 -1 -2 डॉट 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 डॉट। इधर क्या बात करता हूँ मैं, +1 +2 डॉट डॉट डॉट। भाई साहब सीधी बात यह है, अगर मैं इस अनुक्रम की बात करता हूँ, अपन ने जो यहाँ पे उदाहरण लिया है, यहाँ पे अगर मैं n बराबर 1 की बात करता हूँ, n बराबर 3 की बात करता हूँ, तो हमें a की वैल्यू मिलती है। और वो कौन सी मिलती है, ध्यान से देखना थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वो कौन सी वैल्यू मिलती है, 1 मिलती है।
लेकिन मैं बात करता हूँ जब मैंने 2 रखा और जब मैंने 4 रखा तो हमें एक वैल्यू मिलती है। अर्थात मैं बात करता हूँ अगर मैं n के अगर सभी मानों के लिए बात करता हूँ तो 1/1 छोड़कर हमें +1 -1 +1 -1 मिलते रहेंगे। तो इसी प्रकार हमें क्या मिलेगा, हम अगर इधर a के प्रत्येक अवयव के लिए बात करें तो इधर b में हमें केवल जो वैल्यू मिल रही है वो -1 से लेकर +1 तक मिल रही है। अब तो भाई साहब एक अनपढ़ को भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ परिसर की और रेंज की बात कर रहे हैं, अपन रेंज की बात कर रहे हैं, परिसर की बात कर रहे हैं। तो अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इसमें ए समुच्चय में और बी समुच्चय में ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में जो मान हमें मिल रहा है वो +1 से और -1 के बीच में मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं अनुक्रम xn का जो परिसर है वो क्या है हमारे पास, वो -1 से 1 के बीच में है। अर्थात जो रेंज हमें मिल रही है, जो हमारे मान प्राप्त हो रहे हैं हमें, वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें, -1 से लेकर +1 तक हमें मिल रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हमारी जो रेंज है, हमारा जो परिसर है अनुक्रम xn का, वो -1 से लेकर +1 तक है। बस ये था, बस एग्जाम्पल था ये सिंपल सा। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये समझा कि अनुक्रम का जो परिसर है वो क्या होता है, रेंज अनुक्रम की वो क्या होती है, इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सिंपल अपन ने क्या करा, पहले एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ये एग्जाम्पल से समझ में आ सकता है। डायरेक्ट अगर आप थ्योरी समझोगे तो थ्योरी तो कुछ है भी नहीं इसकी, कोई ऐसी खास थ्योरी हो इसमें, तो सिंपल सा थ्योरी से अपन को समझ नहीं आएगा। और अपन सिंपल बात करते हैं अनुक्रम के परिसर की, तो यहाँ पे अपन ने देखा एग्जाम्पल लिया, वहाँ पे अपन ने मान रखे, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस अनुक्रम के लिए तो जो वैल्यू है -1 से लेकर +1 तक वेरी कर रही है। तो हमने देख लिया भाई इसका मान तो इन दोनों के बीच में रहेगा, इसका परिसर, इसका मतलब क्या है, इसका परिसर -1 से +1 के बीच में है। अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते हैं अपन, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है कि मैं यहीं ले लेता हूँ पास में ही, बगल में, ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो वैसे अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसको मान लो अपन एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं नाम। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और बात कर लेते हैं सेकंड की, यहीं पे अनुक्रम के परिसर की, इसी प्रकार अपना क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं अपन xn अपन ने एक और माना, और उस xn का जो मान है वो क्या है अपने पास, 1 प्लस और -1 की पावर n, क्या है हमारे पास, -1 की पावर n, ये हमें अनुक्रम मिला। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं ऐसे, xn = 1 और प्लस -1 की पावर n है। तो जब हमने क्या देखा, जब हमने n बराबर 1 रखा तो x1 का जो मान है वो हमें 0 मिला। लेकिन जब हमने n बराबर 2 रखा तो x2 का मान हमें मिला, क्या मिला, +2, क्योंकि जब हमने यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हमने n बराबर 3 रखा, हमने क्या देखा, x3 का मान हमें 0 मिला, ठीक है। इसी प्रकार हमने जब x4 का मान रखा, ठीक है, n बराबर 4 रखा, सॉरी, ठीक है, n बराबर अपन, चलो सीधा थोड़ा सा समझ में ले लेना, आपको दिक्कत नहीं है। n बराबर जब हमने 4 रखा तो x4 बराबर हमें क्या मिला, x4 बराबर हमें 2 मिला, ठीक है। उसके बाद में जब अपन ने क्या करा, n बराबर यहाँ पे अपन 4 लिख देते हैं। उसके बाद जब n बराबर अपन ने 5 की बात करी तो हमें x5 = 0 मिला। इसी प्रकार अपन चलते चलेंगे और नीचे की तरफ बढ़ते रहेंगे और हम इसको अगर इसी प्रकार अगर अपन ग्राफ के माध्यम से या फिर समुच्चय के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो एक ही बार में आपके क्लियर हो जाएगा, ठाकुर जी की कृपा से। कैसे भाई साहब, हमने क्या करा, 1 2 3 4 ... 0 -1 -2 1 2
ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ध्यान से देखा कि जब हमने n बराबर 1 रखा और n बराबर 3 रखा तो हमें मान 0 मिला, और जब हमने 2 रखा और हमने 4 रखा तब हमें 2 मिल रहा है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं, ठीक है, अनुक्रम जो हमें मिला ये 1 + -1 की पावर n, इसका जो परिसर है, इसकी जो रेंज है, अर्थात इसका जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक वेरी हो रहा है, तो इसका परिसर हो जाएगा। इसका जो परिसर है वो हमें क्या मिला, इसका जो परिसर है हमें 0,2 मिल गया। बस समझ लिए, बस ये कहानी थी इसकी। इससे ज़्यादा इसकी और कुछ भी कहानी नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक कुछ है भी नहीं। टॉपिक था अनुक्रम का परिसर, रेंज ऑफ सीक्वेंस। बात करते हैं अपन सिंपल एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से समझा, n के मान रखे, x1 के मिले, हमने समुच्चय के माध्यम से समझा, और एक और एग्जाम्पल लिया, उसके माध्यम से भी हमने इस चीज़ को समझ लिया। तो इतना क्लियर मेरे हिसाब से आपके हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि हो जाना चाहिए। तो अपन बात करते हैं, आप क्या करते हैं, किसके ऊपर, अनुक्रम का जो परिसर है अपना, उसके ऊपर बात करते हैं अपन। अपन ने अनुक्रम के परिसर के बारे में देख लिया कि अनुक्रम का परिसर क्या होता है भाई, कहाँ से कहाँ तक अपन अनुक्रम की बात करें ये वेरी होता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात कर ली सिंपल, और उसके बारे में आपको और भी इसके अनुक्रम का जो डेफिनेशन है, अनुक्रम की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ। अनुक्रम xn का भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का परिसर कहलाता है। अब ये तो डेफिनेशन है, रटी पिटी डेफिनेशन, इनको समझने से कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से। तो जो डेफिनेशन होती है ना मैथ्स की, तो उनको तो समझना मेरे हिसाब से फालतू ही है, क्योंकि क्या मतलब है उसका, कुछ मतलब नहीं है। अपन को मैथमेटिकली आना चाहिए। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमने एक एक्शन लेंगे तो उसका जो परिसर है किस प्रकार अपन निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए मैथमेटिकल में। हमें थ्योरी से क्या मतलब है, थ्योरी तो एक प्रकार देखी जाए तो फिर वो अलग टाइप भी कह देती है थ्योरी तो, ठीक है। तो हमें अनुक्रम का परिसर का ये मतलब आ गया है। लेकिन इसी के बाद में अपन क्या करते हैं, इसी के बाद में अपन अनुक्रम का जो अपन ने परिसर देखा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसमें, अनुक्रम का जो अपना परिसर अपन ने पढ़ा टॉपिक, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरम्स में अपन को वो काम देगा, थ्योरम्स में वो अपन को काम देगा, इसलिए अपन उस चीज़ को कवर करेंगे, कवर करेंगे नहीं, उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुक्रम का जो परिसर है उसका नोट नंबर फर्स्ट, नोट यहाँ पे लिख देते हैं अपन सिंपल, ये भी भाई साहब 2000 का नोट मान लो आप। नोट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन, किस में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अपन सिंपली किसके लिए, अनुक्रम का जो परिसर हमने टॉपिक पढ़ा उसके लिए अपन बात कर रहे हैं, नोट नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं भाई नोट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, किसके लिए, अनुक्रम के परिसर के लिए। तो ये नोट नंबर जो फर्स्ट है वो यही हमें कहना चाह रहा है कि अपना जो अनुक्रम xn, अनुक्रम जो xn का जो परिसर है, इसका जो परिसर है वो कैसा हो सकता है, परिमित और अपरिमित दोनों हो सकता है। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दो, अरे भाई थोड़ा इधर आ जाओ और थोड़ा सा ज्ञान लगाओ। और ये नोट नंबर फर्स्ट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि नोट नंबर फर्स्ट xn का परिसर, समझो मैं थोड़े यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, नोट नंबर फर्स्ट अनुक्रम xn का जो परिसर है ना वो परिमित भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। अब देख लो इसने कितनी बड़ी बात बोल दी है, मतलब अपन ने पढ़ा भाई इसका परिसर होता है, हमने तो सिंपल रेंज के बारे में समझा, भाई ये रेंज होती है, ठीक है। लेकिन हमें ये थोड़ी पता था कि भाई परिसर जो अपना अनुक्रम का जो परिसर है वो परिमित और अपरिमित भी हो सकते हैं।
तो ये हमें कहाँ से पता चला? नोट नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि अनुक्रम एक्स एन का जो परिसर है, अनुक्रम एक्स एन का जो परिसर है, जो रेंज है, वो परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। अब ये तो हमने देखा थ्योरेटिकल रूप में, हमने कह दिया कि ये परिमित रूप में हो सकता है और अपरिमित रूप में हो सकता है, लेकिन इसको जब तक अपन मैथमेटिकल रूप में नहीं देखेंगे तब तक हमें यकीन नहीं होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भाई यकीन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार क्या करते हैं अपन, दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे हमें। इसी के साथ अपन दो एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं इस चीज़ को कि परिमित कब होगा अनुक्रम का परिसर और अपरिमित कब होगा। कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सिंपल यहाँ से ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो हमें क्या मिला, एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन। अब आपने कहा, आप सोच रहे हो ये तो हमने ले रखा है एग्जाम्पल, हमने समझा था अनुक्रम के परिसर में, तो कोई बात नहीं, समझा था तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी ले लेते हैं इस एग्जाम्पल को। क्या देखते हैं, -1 का पावर एन। जब हमने देखा था एन का मान 1 2 3 4 हमने रखा था, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली थी, -1 +1 -1 +1। लेकिन अगर एक बात मैं आपसे पूछूं कि ये वैल्यू तो चलती जा रही है, मतलब ये तो चलती जा रही है +1 -1 +1 -1, लेकिन मैं अगर यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ, परिसर की बात करता हूँ, तो ये तो -1 से लेकर +1 तक ही है। और बात करें इसकी तो -1 और +1 तो कैसी हैं, परिमित हैं। मतलब इसको आराम से गिन सकते हैं अपन, भाई -1 है +1 है, इनके बीच में वैल्यू आएंगी, तो ये तो कैसा हो गया, परिमित हो गया। तो भाई सब सिंपल बात है, ये अपना परिमित का एग्जाम्पल हो गया। अनुक्रम कैसा हो गया, अनुक्रम हमारा जो था वो परिमित हो गया। सिंपल सी ये बात है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध हो गया अनुक्रम परिमित है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल अपन बात करते हैं अपरिमित की, तो अनुक्रम एक्स एन हमें मिला, और वो अनुक्रम एक्स एन हमें क्या मिला, इस प्रकार का मिला। तो हमने क्या देखा भाई साहब, हमने देखा एक्स एन बराबर एन। तो जब हमने एन बराबर 1 2 3 4 5 जब रखा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा इसका जो अनुक्रम हमें मिला वो मिला 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये तो रुक ही नहीं रहा। मतलब इसका जो परिसर है, इसकी जो रेंज है वो तो हमें मिल ही नहीं रही, मतलब बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक फिक्स है, ठीक है। चाहे भले ही ये आगे बढ़ रही है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बढ़ने दो, इसको क्या दिक्कत है, आते जा रहा है मान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैल्यू है वो तो फिक्स है, -1 -1 +1 -1 +1, ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5, ये तो फिक्स ही नहीं है, ये तो बढ़ती जा रही है। अर्थात अपन कह सकते हैं, अर्थात इस स्थिति में एक्स एन के जो परिसर का मान है वो कैसा है, अपरिमित है। तो नोट नंबर फर्स्ट हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा अनुक्रम का जो परिसर है, रेंज है, वो परिमित भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा है हमारा नोट नंबर फर्स्ट। बस इसके अलावा और ये कुछ कहने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये तो बेचारा यही कहना चाह रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कहना चाहता। उसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नोट नंबर सेकंड की, थोड़ा सा शब्दों का खेल है भाई, शब्दों का खेल है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, रियल एनालिसिस में जब तक आप शब्दों को क्लियर नहीं करोगे तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते आप, ठीक है। नोट नंबर सेकंड और भी थोड़ा धांसू है, समझो कैसे। धांसू का मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धांसू कैसे है वो समझते हैं अपन। अब नोट नंबर फर्स्ट ने तो हमें कह दिया कि जो परिसर है वो परिमित अपरिमित दोनों हो सकता है भाई साहब, इसकी हम गारंटी नहीं लेते कि परिमित होगा अपरिमित होगा। हमने तो प्रूफ कर दिया कि भाई परिमित भी हो सकता है इस प्रकार और अपरिमित भी हो सकता है, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो नोट नंबर सेकंड हमें क्या कहना चाह रहा है भाई, देख लो नोट नंबर सेकंड को देख लेते हैं। अनुक्रम जो एक्स एन का जो परिसर है, समुच्चय है, क्या करा हमने देखा, यहाँ पे हमने लिया कि एक और अपन ने देखा भाई अनुक्रम एक्स एन है हमारे पास, ठीक है।
अनुक्रम जो xn है, ठीक है, और अनुक्रम xn वास्तविक अनुक्रम है, और इस वास्तविक अनुक्रम की किसकी बात कर रहे हैं अपन, परिसर की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपन थोड़ा तीर का निशान लगाते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब मैं थ्योरेटिकल रूप में थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम xn की परिसर की बात कर रहे हैं अपन, और परिसर में किसकी बात कर रहे हैं अपन, परिसर समुच्चय, ठीक है। तो बात कर रहे हैं मैं यहाँ पे कि जो अनुक्रम xn है, ठीक है, इसके जो परिसर है, भाई परिसर है, इसका जो समुच्चय, परिसर का जो समुच्चय है वो कैसा हो सकता है। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, परिबद्ध और अपरिबद्ध। माथा घूम गया होगा थोड़ा सा आपका भी, कैसे, बोले यार अभी तो हमने सिद्ध किया कि अनुक्रम xn का जो परिसर है, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा बताना भूल गया आपको, मैं वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं भूली अपन ने, मैं बोलना भूल गया यहाँ पे कि अपन बात कर रहे हैं परिसर के समुच्चय की, मतलब अपन बात कर रहे हैं किसके, भाई परिसर की अपन बात कर रहे हैं। ये हमारा जो परिसर है -1 + 1 -1 + 1, तो ये जो -1 + 1 है ये क्या है, समुच्चय है, इसका परिसर का समुच्चय हो गया ये, बात कर रहे हैं परिसर के समुच्चय की, ठीक है। तो ऐसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए परिसर है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझा देते हैं अपन उस चीज़ को। कैसे, भाई ये कहना चाह रहा है नोट नंबर सेकंड, क्या कहना चाह रहा है, नोट नंबर सेकंड, अनुक्रम xn का जो परिसर है और उस परिसर का जो समुच्चय है, परिसर का जो समुच्चय है वो परिबद्ध भी हो सकता है, अब अपरिबद्ध भी हो सकता है। अब भाई साहब ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी समझा है कि परिबद्ध क्या होता है और अपरिबद्ध क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है और अनबाउंडेड क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है, भैया आपको पता नहीं है, तो हम बता देते हैं थोड़ा सा, हम बता देते हैं थोड़ा सा आपको। भाई परिबद्ध का मतलब क्या है, जिसका निम्न परिबंध, निम्न परिबंध और निम्न परिबंध और उच्च परिबंध, निम्न परिबंध और उच्च परिबंध कैसे हों, मौजूद हों, मौजूद हों, ठीक है। इधर हो लिख रखा है, आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख रखा है मौजूद हो। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, ओहो ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न परिबंध और उच्च परिबंध मौजूद हो, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं इस टॉपिक को क्लियर करना चाह रहा हूँ। नोट नंबर सेकंड हमारा क्या कर रहा है कि अनुक्रम xn, वास्तविक अनुक्रम xn का जो परिसर है वो परिबद्ध भी हो सकता है, अपरिबद्ध भी हो सकता है। लेकिन भाई हम तो भूल गए परिबद्ध का मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। परिबद्ध का जो मतलब है, इसका मतलब क्या है भाई, उसमें निम्न परिबंध और उच्च परिबंध दोनों अगर मौजूद होंगे तो अनुक्रम के जो परिसर का समुच्चय है वो परिबद्ध होगा, अन्यथा अगर निम्न परिबंध और उच्च परिबंध मौजूद नहीं होंगे तो वो अनुक्रम का जो समुच्चय है वो कैसा हो जाएगा, अपरिबद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन थ्योरेटिकल तो बोल दिया अपन ने, अपन इसमें लिखें अपरिबद्धता में, तो इसमें क्या होगा, इसमें या तो निम्न परिबंध तो होगा, उच्च नहीं होगा, बस यही बात है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मिस होगी, किसमें, अपरिबद्ध में, तभी तो अपरिबद्ध है। परिबद्ध होगा तो दोनों मौजूद होंगे, और अपरिबद्ध होगा तो दोनों में से एक मिसिंग होगा, या तो निम्न होगा, उच्च नहीं होगा, उच्च होगा तो निम्न होगा, ठीक है। तो अपन कंडीशन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अब एग्जाम्पल एक नहीं, हमें दो देने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो अपन को परिबद्ध का देना पड़ेगा, एक अपरिबद्ध का देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, दो दे देंगे भाई, डरते थोड़ी हैं अपन एग्जाम्पल से, दो दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन आ जाते हैं इधर। एग्जाम्पल नंबर अपन फर्स्ट की बात करते हैं, तो सिंपल अपन वही एग्जाम्पल लेते हैं जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल अपना चलता आ रहा है, बार बार अपन उसका उपयोग कर रहे हैं। कैसा, वही एग्जाम्पल, -1 की पावर n, ठीक है। तो ये तो आपको पता है,
क्या होगा इसका, सिंपल अपन लिखते हैं एक्स एन इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं इसको, एक्स एन इज इक्वल टू, सिंपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे -1 की पावर कितना आ जाएगा n, और यहाँ पे जो हमें समुच्चय प्राप्त होता है किसका, परिसर का समुच्चय, वो हमें क्या मिलता है, -1 +1 -1 +1। तो अगर मैं आप यहाँ से पूछूं तो यहाँ पे -1 है, वो तो क्या हो गया, निम्न परिबंध, निम्न परिबंध हो गया। और बात करूँ यहाँ पे +1 की, तो ये हो गया इसका उच्च परिबंध। तो मैंने यहाँ पे देखा भाई इस अनुक्रम में, यानी कि xn बराबर -1 की पावर n में, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि -1 और +1 निम्न परिबंध हो गया, उच्च परिबंध हो गया। लेकिन मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में आप, मतलब परिबंध और अपरिबंध और परिमित और अपरिमित में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। परिमित का मतलब तो क्या है, ठीक है, परिमित का मतलब तो क्या है कि अपन ने जो परिसर देखा वो परिमित है कि नहीं है, ठीक है, हमने देखा इस चीज़ में। और परिबद्ध अपरिबद्ध का मतलब क्या है कि उसमें निम्न परिबंध उच्च परिबंध मौजूद होने चाहिए, वो चीज़ कहलाएगी परिबद्धता। तो वैसे तो दोनों चीज़ें काफ़ी अंतर है, परिमित और अपरिमित, परिबद्ध अपरिबद्ध में काफ़ी अंतर है, ठीक है। वैसे तो आपको कन्फ्यूज इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूज होते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ में कि परिबद्ध अपरिबद्ध, परिमित अपरिमित अलग होते हैं, ठीक है। तो अपन दोनों अलग अलग चीज़ है। इसमें अपन देखते हैं -1 +1 निम्न परिबंध हो गया, उच्च परिबंध हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अपन ने वही चीज़ देखी, लेकिन अपन ने देखा कि वो परिमित है या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अपन एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड, किसका, अपरिबद्ध का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं किसका, अपरिबद्धता का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें अपन ने क्या देखा, इसमें अपन ने देखा एग्जाम्पल नंबर, अपन ने जो ऊपर लिया था वो का वो एग्जाम्पल यहाँ पे चेप देते हैं अपन, वो का वो एग्जाम्पल, वो का वो एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे सिंपल। और अपन ने क्या देखा, अपन ने यहाँ पे देखा सिंपल, क्या देखा हमने, एक्स एन इज इक्वल टू, जब अपन ने एन रखा तो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि इसका जो अनुक्रम का परिसर का समुच्चय 1, 2, 3 ... ये तो चलता ही जा रहा है, ये तो रुका ही नहीं भाई, ये तो रुक ही नहीं रहा। तो हमने क्या देखा, हमने सिंपल देख लिया कि यहाँ पे 1 है, ये इसका निम्न परिबंध हो गया, इसका क्या हो गया, निम्न परिबंध हो गया। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे उच्च परिबंध की, तो वो तो हमें भाई साहब नज़र ही नहीं आ रहा। तो नज़र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपरिबद्ध हो गया। आगे बात समझ में, अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, अपरिबद्ध हो गया, ठीक है। और ये कैसा हो गया, परिबद्ध, बाउंडेड हो गया। तो नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड में मेरे हिसाब से आपके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस। नोट नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, परिमित अपरिमित। नोट नंबर सेकंड परिबद्ध अपरिबद्ध। वैसे दोनों चीज़ हैं एक ही, अपन देख क्या रहे हैं इनमें, इसमें देख रहे हैं कि भाई इसका जो अनुक्रम का जो परिसर का समुच्चय है अपना, ये परिमित है अपरिमित है, तो भाई ये तो अपरिमित है, साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 चलता जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमित है, कैसे भाई, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपका सवाल रहे कि यहाँ पे तो देखो भाई चलता जा रहा है, लेकिन चलता जा रहा है, लेकिन वैल्यू देखो थोड़ी सी, -1 +1 -1 +1, अर्थात वैल्यू तो भाई यही रह रही है ना -1 +1 में, तो ये तो परिमित कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे परिबद्ध की बात करें तो +1 -1, निम्न परिबंध -1, उच्च परिबंध अब +1 मिल गया हमें। और यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल में तो हमें उच्च परिबंध तो मिला नहीं, निम्न परिबंध मिल गया, तो ये परिबद्ध हो गया। तो नोट नंबर फर्स्ट सेकंड आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इसी के साथ में क्या है कि अपना जो बाउंडनेस का जो अनुक्रम का जो परिबंध है, ठीक है, अपन पढ़ रहे थे अनुक्रम का जो परिसर अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें नोट नंबर थर्ड और है, एक नोट नंबर थर्ड और है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब क्या है कि इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, वैसे क्लास तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम नोट नंबर थर्ड को भी पढ़ेंगे। फिर अगली जो क्लास होगी ना, उसमें अपन नया टॉपिक कवर करेंगे,
क्योंकि जब अपन इसको पिछला टॉपिक आगे कवर करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, फिर अब पीछे का समझाना पड़ेगा, तो वही बात है, इसलिए अपन उसको साथ के साथ कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं, अपना जो नोट नंबर 3 है वो भी साथ के साथ कवर कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं यार साथ के साथ, तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन भाई साहब जो नोट नंबर 3 है ना, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेने वाला है अपना। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 है, उस पर अगर मैं 1-2 स्टार लगा दूं तो मेरे हिसाब से 1 नहीं 2-3-4 लगा देते हैं अपन इस पे स्टार, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कम पड़ेंगे स्टार, क्योंकि ये नोट नंबर 3 है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है, थोड़ा सा अलग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब भाई साहब नोट नंबर जो 3 है ना, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कुछ ऐसी बात कहना चाह रहा है जो मेरे हिसाब से आपके थोड़े से जो कॉन्सेप्ट जो अपने पढ़े हैं उनको थोड़ा सा ठुकरा, मतलब अलग करने वाला है। ये अलग तो नहीं करेगा वैसे, बस आपको थोड़ा सा ठेस पहुंचाएगा। वो कैसे, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, देखो आप, परिबद्ध अनुक्रम। मतलब अगर जो कंटिन्यूस नहीं पढ़ रहा है ना, मतलब उसने जो शुरू से 2-3 क्लासे, जो अभी तो मैंने 2-3 ही तो लिए हैं, तो अगर आपने वो साथ के साथ पढ़ी हैं, उस बंदे ने सोचा होगा यार ये परिबद्ध अनुक्रम तो हमने पहले ही पढ़ लिया। जब अपन ने अनुक्रम के परिबंध समझे थे, लोअर बाउंड अपर बाउंड जब आपने समझा था, तो वहाँ पे अपन ने इसकी डेफिनेशन दी थी परिबद्ध अनुक्रम की, और हमने क्या समझा था, हमने समझा था मतलब जिसकी निम्न परिबंध और अपर परिबंध उपस्थित हों वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। लेकिन जब अपन ने अनुक्रम का परिसर समझ रहे हैं, रेंज समझ रहे हैं उसकी, उसका नोट नंबर 3 हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये परिबद्ध अनुक्रम की एक और परिभाषा हमें दे रहा है। सुन रहे थोड़ा सा ध्यान से, क्या है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा तो लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझने की ये कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमें अनुक्रम का जो परिसर अपन समझ रहे हैं, उसमें नोट नंबर 3 हमें एक और परिबद्ध अनुक्रम की डेफिनेशन प्रदान कर रहा है हमें। इस चीज को समझो आप। तो ये क्या है कि हमें एक और अनुक्रम की परिबंध की परिभाषा हमें बता रहा है। तो हमें जो अलग सी डेफिनेशन बता रहा है परिबद्ध अनुक्रम की, वो क्या है, चलिए उसको समझते हैं उस चीज़ को, और रिलेट करते हैं कि जो पहले वाली जो डेफिनेशन थी और अब वाली जो डेफिनेशन है उसमें अंतर क्या है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा, इसको अंतर भी समझते हैं भाई, पहले वाले में क्या डिफरेंस था और इस वाले डिफरेंस में क्या नया हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, फिर वही बात, अपन एक्स एन को तो छोड़ेंगे नहीं। अब एक्स एन हमारे पास एक वास्तविक अनुक्रम है, ठीक है भाई, वास्तविक अनुक्रम हमने मान लिया। ठीक है, वास्तविक अनुक्रम हमने माना, तो परिबद्ध अनुक्रम एक्स एन वास्तविक अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो एक्स एन माना हमने एक वास्तविक अनुक्रम है। ठीक है, तब अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। जब तब क्या होगा, ये अपना वास्तविक अनुक्रम एक्स एन है, वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि अनुक्रम एक्स एन यानी कि वास्तविक अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि। कब कहलाएगा ये परिबद्ध अनुक्रम, भाई साहब बता दो हमें थोड़ा सा बता दो कि ये जो अनुक्रम एक्स एन है ये परिबद्ध अनुक्रम कब कहलाएगा, ये हमें बता दो। तो ये तब कहलाएगा जब अनुक्रम एक्स एन का परिसर समुच्चय परिबद्ध हो। अर्थात क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। कैसे कोशिश करो, बस यहाँ पे आओ, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ।
थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करो। और यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स एन इज इक्वल टू, जब हमने लिया था -1 की पावर n, एग्जाम्पल लिया था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि इसका अनुक्रम का जो परिसर है क्या है, -1 +1 -1 +1 डॉट 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 हमने देखा। थोड़ा सा ध्यान देना की कोशिश करना, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स एन, जब हमने एक्स एन अपने पास क्या है, सीक्वेंस है, अनुक्रम है। अनुक्रम क्या है हमारे पास, -1 की पावर n है। भाई साहब ये हमारा क्या है, ये है हमारे पास अनुक्रम एक्स एन के परिसर का समुच्चय। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमें जो प्राप्त हुआ है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये है हमारे पास अनुक्रम के परिसर का समुच्चय, परिसर का समुच्चय है ये। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ये परिसर का समुच्चय है, तो मैं अगर आपसे पूछूं ये परिसर का समुच्चय कैसा है, तो ये परिमित है। लेकिन मैं परिमित की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये परिबद्ध है या परिबद्ध है। तो मैं एक ही बार में आपसे बोलूँ कि अनुक्रम का जो परिसर का ये समुच्चय है, ये परिबद्ध है, परिबद्ध है, परिबद्ध है। तो बस यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस डेफिनेशन में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनुक्रम एक्स एन, वास्तविक अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि अनुक्रम एक्स एन के, अपना अनुक्रम जो एक्स एन है, अनुक्रम एक्स एन का जो परिसर का समुच्चय है, परिसर का समुच्चय है, परिसर का जो समुच्चय है वो कैसा हो, परिसर का समुच्चय है वो कैसा हो, परिबद्ध हो। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस इतनी देर से आपको, परिबद्ध हो, बाउंडेड हो। अर्थात क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वैसे मेरे हिसाब से आपके तो फींच उड़ गए होंगे इसको पढ़ते, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अपन दोबारा समझते हैं, बिल्कुल जीरो समझते हैं। नोट नंबर 3 हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, परिबद्ध अनुक्रम की एक और डेफिनेशन में मिली, तो कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं। भाई हमने क्या करा, अनुक्रम एक्स एन वास्तविक अनुक्रम है यदि ये परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा, यदि मैं पिछली डेफिनेशन की बात करूं तो उसमें क्या कहा था, एक वास्तविक अनुक्रम था वहाँ पे भी, और वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाता था यदि उसका निम्न परिबंध और उच्च परिबंध मौजूद हो, तो वो क्या कहलाता था, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता था। पिछली डेफिनेशन तो हमारी ये थी, अगर आपको याद हो तो। लेकिन जो अपनी नई डेफिनेशन है वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है, यदि वास्तविक अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि एक्स एन, अनुक्रम एक्स एन का जो परिसर का समुच्चय है, ये रहा परिसर का समुच्चय। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दो, परिसर का समुच्चय ये रहा, परिसर का जो समुच्चय है वो कैसा है, परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब जिसका निम्न परिबंध और उच्च परिबंध मौजूद हो, अर्थात बात वही है जो हमने पहले समझी थी, वही कॉन्सेप्ट इसमें काम आ रहा है। उच्च परिबंध और निम्न परिबंध इसमें भी मौजूद हैं इस परिसर के समुच्चय में, तभी जाके ये परिबद्ध होगा। ठीक है, अगर मान लो अगर इसमें अगर निम्न परिबंध उच्च परिबंध मौजूद नहीं होते तो ये परिसर का जो समुच्चय है ये कैसा होता, अपरिबद्ध होता, और अपरिबद्ध होता तो ये अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे -1 निम्न परिबंध और +1 उच्च परिबंध मौजूद है, तो ये अनुक्रम का जो परिसर का समुच्चय है वो कैसा है, परिबद्ध है। और जब परिसर का समुच्चय परिबद्ध होगा तो वो अनुक्रम भी कैसा होगा, परिबद्ध होगा। बस अगर आपकी ये बात समझ में आ गई, मेरे जो वर्ड हैं उनको आपने पकड़ लिया, तो आपके समझ में आ जाएगा ये नोट नंबर 3, वरना मेरे हिसाब से तो आपके नहीं आया होगा। लेकिन अगर अब नहीं आया ना, अब आपको समझ में नहीं आया, तो बस आपके पास एक ही उपाय है, बस अब आप तो वीडियो को पीछे करो, बैक करो और इसको वापस समझो। बस एक ही उपाय है आपके पास, एक ही उपाय है आपके पास बस। तो भाई नोट नंबर 3 हमने बता दिया परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा। लेकिन अगर आपसे और पूछ ले, अगर आपसे मान लो एक और पूछ ले कि अपरिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा दो, तो अपरिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा आप क्या दोगे। अगर आप मैं बात करता हूँ नोट नंबर 3 में ही आप बात कर लो आगे टॉपिक के बारे में। जैसे मान लो अपन ने फर्स्ट हेडिंग डाल ली और सेकंड की बात कर लेते हैं अपन, और आपसे पूछ ले अपरिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा लिखो भाई साहब। तो हमने परिबद्ध की तो देख ली, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि भाई अपरिबद्ध अनबाउंडेड सीक्वेंस की परिभाषा हमें दो,
तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है, इसी से समझा दूंगा मैं आपको। अपरिबद्ध अनुक्रम, इसकी परिभाषा को अगर हम समझें थोड़ा सा, तो कैसे समझेंगे? देखो सिंपल सी बात है, अपरिबद्ध अनुक्रम की अगर डेफिनेशन को हम समझें थोड़ा सा ध्यान से, तो कैसे समझेंगे? यदि अनुक्रम xn वास्तविक अनुक्रम xn अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि xn का परिसर का समुच्चय अपरिबद्ध हो। अर्थात यहाँ पे अनुक्रम का जो अनुक्रम का परिसर का समुच्चय वो परिबद्ध है, तो यहाँ पे अनुक्रम का जो परिसर का समुच्चय वो कैसा हो जाएगा? अपरिबद्ध हो जाएगा। बस ये लास्ट अपना टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास वैसे काफ़ी बड़ी हो चुकी है। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक फर्स्ट अपना अपरिबद्ध अनुक्रम का। वो कौन सा? वो रटा पिटा एग्जाम्पल बराबर अपने पास n। ठीक है, xn बराबर अपन ने क्या देखा? n देखा। और अपन ने क्या देखा? इस अनुक्रम xn का जो परिसर का समुच्चय आएगा वो आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलता ही जाएगा भाई साहब। तो हमने क्या देखा? इस अनुक्रम के xn का जो परिसर का समुच्चय है वो कैसा है? अपरिबद्ध है। तो वो अनुक्रम कैसा हो जाएगा? अपरिबद्ध अनुक्रम हो जाएगा। बस आज इतना ही काफ़ी है। आज के टॉपिक, आज के दिन हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कहाँ से? बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस की बात करी थी अपन ने। तो बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस हमने देख ली। उसके बाद में हमने देखा अनुक्रम का परिसर देखा। अनुक्रम के परिसर के बाद में उसके नोट देखे। उसके 3 नोट थे, उन्होंने क्या कहा। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता होना ज़रूरी है। किसी भी अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ना चाहते हो वास्तव में, तो आपको ये नोट्स ज़रूरी है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो हमारा ये आज का इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि पिछला तो वीडियो लेक्चर था हमें छोटा था। ठीक है, इसलिए हमने इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा। तो बस चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और तब तक के लिए एक आपके लिए काम देता हूँ मैं, और आपको क्या करना है, उससे पहले जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया उसको थोड़ा सा रिवीजन तो आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक है, अब स्टार्ट हो चुका है काफ़ी अच्छा बेसिक, तो इसको आप पढ़ना चालू कर दो साथ के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं बस अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। और वैसे साथ के साथ इस प्रकार भी बनाओगे ना नोट्स, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।